औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज जो है हम एक्सरसाइज 3.3 पीछे मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये एक्सरसाइज नहीं करवाई थी क्योंकि स्मार्ट सिलेबस चल रहा था, इसलिए मैंने अब ये स्टार्ट कर दिया है। तो आपने इनको भी जो है वो समझना है। अब इसमें हमारे यहाँ टोटल 7 क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट के हवाले से इसमें ज़्यादा बातें हैं। ठीक है, लाजमी बात है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन ही है वो रिलेशन के हवाले से है, तो रिलेशन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो रिलेशन से तो सबको पता चल रहा है कि किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है। ठीक है ना। तो इसमें ना हमारे पास ये पेज नंबर, चूँकि बुक आपके सामने नहीं है तो लाजमी बात है आपको 55 पेज नंबर 55 पे ना हमारे पास है बाइनरी रिलेशन, ये मैंने लिखे हैं। और इसमें जो मेन चीज़ ये है बाइनरी रिलेशन का, तो सबको पता है कि बाइनरी मतलब बाई से ये पता चल रहा है कि दो किसी ना किसी चीज़ों का आपस में रिलेशन है। जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पे रखा है कि मदर और सन है और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन जो होता है। ठीक है। तो बात करने का मकसद है कि रिलेशन हमने बताना है। अब पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें यही है कि हमने दो चीज़ों का रिलेशन बताना है। अब उसमें अगर ये तो मैंने आम सिंपल एग्जांपल के लिए रखे हैं ना नाम, तो वैसे क्वेश्चन में भी ये है। तो मैथमेटिकली बात ये है कि हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो आप सबको पता होगा ऑपरेशन कौन से हैं, जो बुनियादी फंडामेंटल जो होते हैं हमारे पास, ये माइनस का है, प्लस का है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इसके अलावा और भी हमारे पास ये सच दैट, बिलोंग टू, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इनके साथ एक दूसरे का रिलेशन जोड़ा जाता है। ठीक है, 1 = 1, यानी ये देखें ना, अब इसके साथ रिलेशन बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना। ये चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है। और अगर आगे मैं इसी में उसने ना एक फंक्शन दिया है ए वाला और एक बी वाले की एग्जांपल के तौर पे उसने बताई हैं कि अगर मेरे पास कोई ए सेट हो, ए 1 और 2, इसी तरह बी एक सेट हो, ये बात समझनी है, लाजमी बात है नहीं तो आपको क्वेश्चंस की समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मेरी कोशिश है कि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। और इधर लिख लेते हैं हम एक्स और वाई। ठीक हो गया। अब इसका रिलेशन ए का बी के साथ रिलेशन हमने कैसे बताना होता है कि ए क्रॉस बी। ठीक है, ये याद रखनी है। अभी हमारे पास आगे जब मैं क्वेश्चन 1 करूँगा तो उसमें मैं बातें पूछूंगा, तो उसमें यही चीज़ है कि हमने ए और बी का रिलेशन बताने के लिए ये इसमें भी हमारी बुक में भी उसने पेज नंबर 56 पे भी बताया हुआ है कि इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ठीक है। और जब हम इसका सेट लिखते हैं, मे भी आप लोगों को याद हो कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं दो नंबर्स को, अगर मेरे पास इधर बल्कि यही देख लें कि ये मेरे पास दो नंबर हैं, तो इस 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो खैर इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं करना, लेकिन इसका रिलेशन बताने के लिए हम ऐसा लिखते होते हैं कि 1 और x, एक ये रिलेशन बन जाता है 1 के साथ x का, फिर 1 के साथ y का रिलेशन बन जाता होता है। ठीक है ना। इसी तरह 2 का x के साथ, और फिर तीसरा जो है फिर 2 का y के साथ। ठीक हो गया। ये मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन जो है वो होता है। अब इसके अंदर रिलेशन जब हम फाइंड करते हैं तो उसने जो है डोमेन और रेंज का भी हमें कहा है कि आप इसमें डोमेन और रेंज, और इसमें कितने टॉपिक लिखे हुए हैं, 5 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कि अगर हमारा ना यहाँ पे देखेंगे जो तीसरा पेज 56 के ऊपर कि सेट ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग रिलेशन इज़ कॉल्ड अ डोमेन। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा ना, ये 1 1 2 2, ये वाला जो एलिमेंट होगा ना, ये मेरे पास जो है वो डोमेन होगा। ठीक है। इधर अगर मैं डोमेन बताता हूँ यहाँ पे और अच्छा, इसमें हमारे पास वो डोमेन को ना आर से भी डिनोट कर रहा है। एनी रिलेशन आर इज़ डिनोटेड एज DOM R, यानी डोमेन आर।
ठीक है। अगर ये रिलेशन मेरा 1 है तो 1 के साथ करते हैं, अगर 2 है तो 2 के साथ करते हैं, तो मैं इसको 1 ही तस्वर कर लेता हूँ। तो अब इसका डोमेन मेरे पास क्या होगी, पहले पहले जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास डोमेन होगी, ठीक है। जैसे 1 है। अच्छा, एक और चीज़, अगर 2 दफ़ा आ गया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, 3 दफ़ा आ जाएगा उसको भी हम नहीं रिलेशन में शो करेंगे, ठीक है। 1 के साथ हमारे पास इधर से 2 है, ठीक है ना, बस ये 2 डिजिट डोमेन में आ जाते हैं, ठीक है। और रेंज में जो चीज़ होती है जो सेकंड वाली है, इसमें ये चौथे पार्ट में लिखा हुआ है कि सेकंड एलिमेंट ऑफ अ ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग रिलेशन इज़ कॉल्ड रेंज। तो सेकंड वाले को हम जो है वो रेंज कहेंगे। तो सेकंड वाले में मेरे पास है एक्स वाई फिर एक्स वाई, तो हम एक दफ़ा एक्स और वाई लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है क्वेश्चन सोल्व होता है रिलेशन के हवाले से। जब हम करेंगे और उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं फंक्शन के मज़ीद आगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की देखें ये शेप्स बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसको जो है देखना है। तो फंक्शन होता है, फंक्शन की आगे टाइप है इनटू फंक्शन, और इसमें मैंने वैसे फ़िलहाल 2 लिखे हैं क्योंकि ये फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है ना आपके पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे आप देखेंगे इसमें टाइप ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें ये टाइप जो इनटू है ना, ये फर्स्ट वाली टाइप है, और जो ऑन टू है ना ये थर्ड वाली है। ये देखिए मैंने थर्ड भी लिखा है, हालांकि 2 लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि आप लोगों को बात समझ आए कि जो 1 वाला है और जो थर्ड वाला है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अच्छा, कैसे है बात समझनी है। अगर आपको समझ आ गई तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमने वो सोल्व करने हैं ना, वो बिल्कुल एक ही स्टेप के बाद आंसर, ठीक है। एक स्टेटमेंट ही है, छोटी सी स्टेटमेंट है, वो हमने लिखनी है और हमारा जो इसका आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखें इनटू फंक्शन में क्या होता है, मैंने दे देखें अपनी तरफ से सेट लिखे हैं जैसे मैंने इसमें लिखे थे। तो आप लोगों ने ना हाँ जी, तो ये मैंने ए सेट लिखा है 1 और 2, और बी में मैंने एक्स और वाई और जेड लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई 2 फंक्शन हो जिसको देखिए मैंने दोनों को ए वाला फंक्शन ये है और बी वाला मेरे पास ये है, ठीक है। तो ए वाले फंक्शन में मेरे पास ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, ये 2 जो है इसके साथ रिलेशन बना रहा है। इसमें हमारे पास एक अजाफी जो नंबर है वो बच जाता है। और दूसरी बात, इसमें जो मेरे पास पहले वाला नंबर होगा ना वो मेरे पास डोमेन कहलाता है। ये चीज़ हमारे इधर लिखी भी हुई है और मैंने बताई भी है। तो रेंज जो सेकंड वाला हमारे पास सेट होता है ना वो इसमें रेंज होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये फंक्शन उसने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे कि एफ सबसेट ऑफ, ये जो सिंबल है ना ये वाला यानी यू की तरह है, तो इसको कहते हैं सबसेट। अगर फंक्शन सबसेट ऑफ बी हो जाए, सबसेट क्या होता है यानी उसके छोटे सेट जो बनते होते हैं, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन कोई बी का सबसेट बन जाए, जैसे कि अब ये जो रेंज है, अगर मैं ये फंक्शन बनाऊँगा ना, गौर करनी है आप लोगों ने कि मेरे पास जो फंक्शन बन रहा है ना वो 1 और x का बन रहा है, इसी तरह 2 और y का बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी रेंज लूँ, क्योंकि रेंज के हवाले से हमने ये चीज़ बतानी है, इसकी रेंज क्या होती है, सेकंड जो एलिमेंट होते हैं वो रेंज होती है ना। तो देखें x और y आ जाएगा, गौर कीजिएगा ये x और y जो है वो किस में है, सेकंड वाले सेट में है। तो ये सेकंड वाले सेट का ये कंप्लीट नहीं आए हैं, इसमें z भी है, ठीक है ना। तो ये इसका सब सेट बन गया, फंक्शन जो है ना वो b का सब सेट बन जाता होता है, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे हो जाए कि 2 फंक्शन उसके साथ मिल जाते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये इनटू फंक्शन है, अगर उसका सब सेट बन जाता है, पूरे डिजिट नहीं आते हैं, सिर्फ ये 2 सेट बनते हैं। तो इसी तरह उसी के रिलेट मैंने ये चीज़ बनाई है कि एक सेट मेरे पास है 1 2 3, दूसरा है एक्स वाई जेड, वही रखा है मैंने, एक डिजिट बढ़ाया है। तो अगर ये फंक्शन बन रहा है इसका इसके साथ इसका, तीनों कोई सारी तीनों के तीनों मसरूफ़ है कहीं पे लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसकी रेंज आपको बताऊं, ज़ाहिर सी बात मैंने बताया सेकंड वाली रेंज होती है। तो इसके ये एक्स वाई और जेड, तो इसकी रेंज में हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे ना
वो x y और z आ जाएंगे, तीनों ही आ जाएंगे ना। तो अगर वो सेम बराबर हो जाए, फंक्शन इक्वल टू b हो जाए, ये मैंने इसलिए लिखा है आप लोगों को बात समझ आए, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाए, अगर बराबर होता है तो उसको कहते हैं ऑन टू। एक अगर बच जाता है उसका सबसेट बनता है, पूरे कंप्लीट नहीं होते तो वो होगा हमारे पास इनटू फंक्शन, और अगर वो बराबर हो जाता है, फंक्शन इक्वल टू बी हो जाता है, वो मेरे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सेकंड वाला और फोर्थ वाला, इसमें क्या चीज़ थी, हमारे पास वन वन फंक्शन, इसको कहते हैं इंजेक्ट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना, वो डबल वो ऑन टू फंक्शन होता है, और वन वन फंक्शन भी उसको कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है, इसमें ये है कि आपका एक फंक्शन वन है वो उसके साथ मिल रहा है दूसरा, यानी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, एक दूसरे को एक जो है वो एक के साथ ही ऐसे मिल रहा है सीधा सीधा, इसलिए इसको वन और वन फंक्शन कहा गया है। दूसरा ये है कि इसको जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, ऑन टू और वन वन भी होगी, ये देखें इसके साथ ये रिलेशन बन रहा होगा, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें हमारे पास उसने ना ए सेट दिया हुआ है और हमें ये कह रहा है कि इसमें आपने जो है वो रिलेशन बताना है, और कहता फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए के दरमियान में रिलेशन बताना है, और साथ में ये भी कह रहा है कि डोमेन और रेंज भी बताएं इसकी, ठीक है। तो पहले तो इसका रिलेशन जो है वो इधर बना नहीं हुआ, हमने उसका रिलेशन बना लेते हैं, और फिर आगे ये जो हमें उसने रेंज वगैरह या ये चीज़ जो सेट दिए हुए हैं इसके मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसका रिलेशन है ना वो बना लेते हैं। चूँकि मेरे पास इधर सिर्फ ए सेट है, एक ही सेट है, तो एक ही अगर सेट है तो मैं फिर ए का ए के साथ रिलेशन बनाऊँगा ना। तो रिलेशन बनाने के लिए हमने क्या सीखा था पीछे कॉन्सेप्ट में, मैंने अगर ए और बी सेट है तो ए क्रॉस बी लिखते हैं, और अगर एक ही सेट है, चूँकि उसने कहा ए के साथ रिलेशन, तो ए क्रॉस ए होगा हमारे पास, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या था कि हमने ए वाले सेट पहले लिख लेते हैं, ए 2 3 और 4, और फिर आगे भी ए ही है तो उसको लिख लेंगे 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। अब देखें वन का रिलेशन वन के साथ, वन का फिर 2 के साथ, वन का 3 के साथ, और वन का 4 के साथ, ठीक है। इसी तरह 2 का 2 के साथ, सॉरी पहले 1 के साथ करते हैं, और फिर 2 का 2 के साथ, ठीक है। फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ठीक है। इसी तरह 3 का 1 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, ठीक हो गया। अब रह गया एक हमारे पास 4, इसका भी बना लेते हैं। 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ, और 4 का 4 के साथ, ठीक है। इधर तक हमारे पास ये जो रिलेशन है वो हमारे पास मेन, इसको आप इधर आर लिखना है, रिलेशन लिख लें। अच्छा जी, अब ये मैंने रिलेशन जो है वो बना लिए हैं। अब हमने पता क्या करना है, पार्ट 1 के मुताबिक क्वेश्चन को सोल्व करना है। पार्ट 1 में मेरे पास जो स्टेटमेंट है एक्स वाई, अच्छा इसमें ना आपने ये याद रखनी है, ठीक है। कुछ लेक्चर्स में मैंने वैसे क्लियर भी किया हुआ है। जो पहले वाली हमारे पास रकम होती है वो एक्स की होती है और दूसरे वाली वाई की, ठीक है। फर्स्ट एक्स और दूसरी वाई होगी। सवाल मुझे इसने ये वाला किया हुआ है कि वाई इक्वल टू एक्स। अब हमें क्वेश्चन ये किया है, इसके दरमियान में हमने इसकी रेंज भी बतानी है और डोमेन भी बतानी है, और इसका रिलेशन हमने वो उठाना है जिसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों एक जैसे होंगे। एक्स और वाई क्या होंगे, एक जैसे होंगे, यानी वाई इक्वल टू एक्स और एक्स इक्वल टू वाई
कब होता है, जब 1 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, 2 इक्वल टू 2 होता है, 3, यानी ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। इधर लिख लें ये रिलेशन, चूँकि हम 1 वाला कर रहे हैं तो R1 लिखना है, R1 लिख लें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 1 को लिखेंगे, फिर इधर से 2 2 को लिखेंगे, क्योंकि ये शर्त आपने जहन में रखनी है, ठीक है ना। तो दूसरे में देखें, दूसरे में कुछ हो रहा है कि दोनों नंबरों को प्लस करें तो 5 बने, इसी तरह तीसरा और चौथा करेंगे। बड़ी आसान चीज़ है, आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। और फिर 3 3 आना है, फिर 4 और 4, बस ये मेरे पास जो है रिलेशन 1 आएगा। अब इसकी हमने क्या बतानी है, डोमेन और रेंज। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड वाला होता है, जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, पहले लेक्चर लिया है, उसको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, इसके मुताबिक यहाँ पे मैं चूँकि मैं भी नीचे आपको नज़र ना आए तो इधर मैं डोमेन आप लोगों को बता देता हूँ। डोमेन मेरे पास आ जाएगी 1, इधर से 2, इधर से 3 और ये 4। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। इसी तरह रेंज हम बता देंगे, वो जो सेकंड एलिमेंट है 1 है, इधर 2 है, इधर 3 और इधर 4, 1 2 3 और 4। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखें, हमें उसने कहा हुआ है कि एक्स वाई, सेकंड पार्ट में हमारे पास, मैं इधर से ही बता देता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर प्लस करें और 5 बने। दो हमने इसमें से वो रिलेशन उठाना है, R2 इधर लिखना है, R2 लिख लें। आपने पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर नीचे R2 लिखना है, क्योंकि स्पेस उतनी है इसलिए मैं ऐसे R2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सेकंड रिलेशन अब हम देखने लगे हैं, उसमें है 2 नंबर प्लस करने से 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 4, 2 नंबर को प्लस करने से, 2 और 5 3, फिर इधर 3 और 2, 4 और 1, और बस ये मेरे पास रिलेशन जो है वो 2 आया है। इसमें से हमने बतानी है इसकी डोमेन। डोमेन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये 1 आ गया, इधर से ये 2 आ जाएगा, फिर 3 और 4, ठीक है। इसी तरह हम रेंज बताएंगे। तो रेंज में मेरे पास सेकंड एलिमेंट होते हैं 3 4, 3 2 और 1 आ जाएगा मेरे पास। तो इसकी रेंज लिख लेते हैं और तरतीब से लिख लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक हो गया। बस पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास यहाँ पे देखें, वो कहता है x + y < 5। अब हम 2 नंबर को प्लस करना है। देखें मेरे पास तीसरे में ये है कि 2 नंबर को प्लस करें, 5 से लेस हो, 5 से छोटे होने चाहिए, यानी 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये पहला सेट है तो इसको R3 का नाम दे लें, ठीक है, 1 और 1। इसी तरह 1 और 2, बल्कि देख लेते हैं जल्दी जल्दी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये नहीं लिखेंगे, 1 और 4 5 हो जाता है। ये लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास 3 5 6, आगे हमारे पास कोई भी नहीं है। ये 4 5 बनते हैं, उसको लिख लेते हैं। 1 और 2, इसी तरह 1 और 3, और 2 और 1, 2 और 2, इसी तरह 3 और 1, ठीक हो गया। तो अब हमने चूंकि इसके बाद बतानी होती है डोमेन इसकी, तो डोमेन में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1,
एक और चीज़ मैंने सिखाई थी कि डोमेन में सिर्फ सेम नंबर्स नहीं लिखते हम, 1 1 1 बस। देखें 3 दफ़ा 1 आया, हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, उसके बाद ये 2 है, 2 लिखेंगे, 2 के बाद फिर 2 आगे नहीं लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसकी रेंज जो है वो बता देते हैं। रेंज में मेरे पास सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 आ गया, ये 2, ये 3, फिर 1 2 1, तो ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास पार्ट 3 भी हो गया। आगे हम इसका देख लेते हैं। 4 वाले पार्ट में हमने वो नंबर लिखने हैं, 4 वाले पार्ट में जो कि हमारे पास x प्लस करने से, x और y दो नंबर प्लस करने से 5 से ग्रेटर नंबर आए। ठीक है, ये ग्रेटर का सिंबल है। मैंने कहा कि ये किस साइड पे होना चाहिए, जिस साइड पे ये होता है वो छोटा होता है, जिधर से ओपन होता है वो बड़ा होता है। ये वाली रकम बड़ी होनी चाहिए 5 से। ठीक है ना। तो 4 वाले पार्ट में हमने वो नंबर लिखने जो 5 से ग्रेटर हो। ये 2 और 4 लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये भी, ये और ये नहीं लिखना, बराबर तो लिखना ही नहीं ना, हमने बड़े लिखने हैं। 3 3 3 और 4, 4 और 2, 4 और 3, 4 और 4। ओके, तो ये मेरे पास नंबर आ गए। अब इसकी बतानी है डोमेन। तो आप सब ने सीख लिया है डोमेन कैसे बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो डोमेन के होंगे। इधर से 2 है, ये 2 3, फिर 3 नहीं लिखना, 4 4 4, आगे सारे 4 4 ही हैं। तो ये मेरे पास ख़त्म हो गया। आगे रेंज, तो रेंज में मेरे पास है इधर से 4 3 4 2 3, तो 2 से शुरू किया, 3 और 4 है। ठीक है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 आता है, जो डबल है वो नहीं लिखते। तो ये मेरे पास डोमेन और रेंज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास उसने ना 2 फंक्शन दे दिए हमें, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 और एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये 2 फंक्शन दे दिए हमें। कहता है कि भाई इसकी वैल्यूज़ जो है वो आप इसमें पुट करें, यानी ये जो फंक्शन बना हुआ है आप गौर करें अगर, तो जी ऑफ यानी कि 0 है, x की जगह पे उसने 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जब मैं इसको सोल्व करूँगा, जिस जगह पे x होगा और वहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा। और ये बात कि जी ऑफ x है, तो ये भी जी ऑफ x होगा। अब तीसरा जो चौथा पार्ट है वो लिखा हुआ है ये एच ऑफ एक्स, तो ये एच ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे 1 पुट करना है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, एच वाला। तो ये चीज़ बात ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसमें जो है पहला हम ये करेंगे कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक हो गया। तो एक्स की जगह पे हमने जो है वो क्या लिखना है, 0 इक्वल टू 3 फिर 0 प्लस 2। ठीक है, g0 इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही हो जाता है। तो इधर सिर्फ मेरे पास 2 बच गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने इजीली जो है वो समझ लेने हैं। ठीक है, फिर से मेरे पास फंक्शन वही है जी वाला 3x प्लस 2। तो जिस जगह पे x है वहाँ पे 3 पुट करेंगे, इक्वल टू 3 माइनस का 3 और प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू, अब ये 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 9 होगा। ठीक है, और प्लस 2 इक्वल टू -7, ये आंसर आ गया। इसी तरह आप जो है इसको करेंगे, तो पहले फंक्शन लिख लेंगे जी वाला 3x प्लस 2 ओवर 3, जिस जगह पे x है वहाँ पे हम जो वैल्यू फंक्शन बना हुआ है जिस तरह का, उस तरह हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, बल्कि मल्टीप्लाई नहीं, इसको ये देखें, ये कट होता है, ऊपर नीचे 3 3 है, तो मेरे पास 2 प्लस 2 आ गया, तो इक्वल टू 4, ये मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह इसको कर लेते हैं,
एच की वैल्यू है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस 1, ठीक है। तो 1 पुट करना है एच 1 और x की जगह पे भी 1 पुट करना है प्लस 1, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है प्लस ये वाला 1 और यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसको कर लेते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। पहले फंक्शन लिख लें आप, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू अब x की जगह पे क्या है -4 इक्वल टू -4 का स्केयर प्लस 1, ठीक है। जब स्केयर आ जाए या पावर 4 आ जाए या 6 आ जाए, यानी इवन नंबर में पावर आ जाती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4 4 ज़ार 16, माइनस नहीं लिखूँगा क्योंकि पावर इवन है, ठीक है। प्लस 1 इक्वल टू 17, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इस तरह लास्ट वाला पार्ट है हमारा, सेम इसमें भी यही काम करना है। पहले आप फंक्शन लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। x की जगह पे हम जो है वो माइनस का 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, लेकिन ये जो नीचे माइनस है ना, ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ये वाला माइनस, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो 1/4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है, ठीक है, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये एलसीएम लिया जा रहा है। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाता है वो डायरेक्ट प्लस नहीं होता, हम एलसीएम लेते हैं नीचे वाली रकमों का। इसके नीचे, इस 1 के नीचे है 1, लेकिन चूँकि लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखा हुआ, तो मैंने अभी इधर मुझे ज़रूरत है तो इसलिए मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसका जो एलसीएम है वो 4 आता है, ठीक है। ये इधर 1 आ गया, प्लस 4 को डिवाइड करें पहले 4 के साथ, 1 को, वो 4 आ जाएगा। 4 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 4 आ गया, ठीक है। तो 5/4 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। बड़े आसान क्वेश्चन थे, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है वैल्यूज़ पुट करने वाले, आगे वाले भी क्वेश्चन 4 5 6 7 तक। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये फंक्शन दिया है, ठीक है। हमसे कहता है कि भाई a की वैल्यू निकालें और b की वैल्यू निकालें, जबकि उसने हमें ये फंक्शन की जो कंडीशन है वो दी है कि f(3) जो है वो इक्वल टू 8 के होता है, इधर 6 जो है वो इक्वल टू 14 के होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेप बनी हुई है ये फंक्शन में पुट करने वाली वैल्यू है, तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। मेरे पास अच्छा यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई है, लेकिन हमारे पास क्या जो फंक्शन है ना, मेरे पास मेन फंक्शन वो यही रहेगा। इसको मैं इधर भी यूज़ करूँगा और इसी को इधर। तो बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं, एक साइड पे वो यूज़ कर लेते हैं, दूसरी तरफ वो सोचने लग जाते हैं कि क्या करना है हमें इसे। इधर भी मैं देखें इसलिए पहले ही लिख रहा हूँ ताकि वो चीज़ आप लोगों को समझा सकूँ, प्लस b+1, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जिस जगह पे x होगा ना वहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन बन रही है, ठीक है। तो 3 आ गया इक्वल टू a, वैसे ही x की जगह पे मैं 3 लिखूँगा प्लस b+1, ठीक है। f(3) जो है वो गौर करें, f(3) वो इक्वल टू 8 के हैं, तो इस f(3) की जगह पे मैं 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर लिखें आप 8 और इक्वल टू में ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो 3a प्लस b+1। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लें, ये जो 1 है इस साइड पे ले आएँ तो 8 - 1 इक्वल टू 3a प्लस b, ठीक है। माइनस किया तो मेरे पास 7 इक्वल टू 3a प्लस b, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। मुझे इक्वेशन नंबर 1 चाहिए थी, उसकी वजह यह है कि मेरे पास इस इक्वेशन के अंदर a भी है और b भी। जब भी हम a और b निकालते हैं या x और y की वैल्यू निकालते हैं तो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे b को ख़त्म करना होगा, तो इसलिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी। तो ये मैंने पहले इक्वेशन बना ली, इसकी मदद से मैं दूसरी बना लूँगा, ठीक है। बनाने के बाद मैं इसको जो है वो माइनस करूँगा, यहाँ प्लस करूँगा, वो देखेंगे कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास f6 पुट किया मैंने, तो a इसकी जगह पे 6 आ गया प्लस b+1, ठीक है। तो f(6) जो है वो इक्वल टू किसके हैं, 14 के, तो इसकी जगह पे आप 14 लिख सकते हैं, ठीक है। 14 इक्वल टू ये 6a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6a प्लस b+1, ठीक है। 1 को उठा के इधर ले आएँ,
14 माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस b, तो 13 आ गया जी, इक्वल टू 6a प्लस b, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक हो गया, बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए मैंने अब ये एक इक्वेशन बना ली है, ए बी वाली ये बना ली है। अब हम इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, बात यह है कि सब्ट्रैक्ट ही क्यों करेंगे, ऐड क्यों नहीं करेंगे। देखिए मैंने अभी बताया कि अगर ए की वैल्यू चाहिए मुझे बी को ख़त्म करना पड़ेगा, बी की चाहिए तो ए को। अब यहाँ पे मेरे पास 6a है और इधर है 3a, तो b और b ये सेम है लेकिन दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो मैं इनको माइनस करूंगा तो ये b ख़त्म हो जाएगा, a रह जाएगा, तो मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, इसलिए मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इनको मैं अब आप कोशिश कीजिएगा कि जो बड़ी रकम है वो पहले लिख लें आप, 13 इक्वल टू 6a, बल्कि आप इधर ऐसा कर सकते हैं कि इसको तरतीब से लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। वैसे आप ऐसे भी लिख के इसको सोल्व करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि 6a इधर आ जाए प्लस b भी इधर आ जाए और इक्वल टू में 13 कांस्टेंट साइड पे ले जाएं। इसी तरह इधर भी ऐसे करेंगे, 3a प्लस b इक्वल टू 7। ठीक हो गया, इसको मैंने करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, जब भी अलजबरे में सब्ट्रैक्ट होता है साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली रकमों के। तो ये देखें इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर माइनस। ठीक है, तो ये b से कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 3 निकाल देंगे। आपको पता है जब साइन चेंज होते हैं तो हम वो वाला साइन रख लेते हैं, ऊपर वाले साइन को ख़त्म कर देते होते हैं। तो 6 में से 3 निकाल दें, मेरे पास इधर 3a आ गया और इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 13 में से 7 निकाल दें तो 6 आ गया। ठीक है, a 6/3 इसको कट करें तो 2 आ गया, a इक्वल टू 2, ये मेरे पास जी a की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, अब इसको पुट कर लें, जिसमें मर्ज़ी इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो इधर जो है आप स्टेटमेंट दे दें, पुटिंग वैल्यू, पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 लिख लें, 2 लिख लें, कोई बात नहीं, a की जैसा आंसर आएगा। तो 1 मेरे पास जो इक्वेशन है वो है 3a प्लस b इक्वल टू 7, तो a की जगह पे मैं लिखूंगा 2। अब ये वैल्यू आपको पुट करना आ गया है क्योंकि हमने क्वेश्चन 3 जो है वो अच्छे से सीखा है। 3 2 6 हो जाएगा प्लस b इक्वल टू 7, 6 को उठा के उस साइड पे ले जाएं, b इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 में से निकाल दें तो 1 आ गया। तो यही मेरे पास जो है वो सवाल था उसका कि भाई मुझे जो है वो a और b की वैल्यू निकाल दें तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम उसने मेथड जो है वो सेम है, बस फंक्शन चेंज हुआ, वहाँ पे f(x) था, यहाँ पे g(x) वैल्यूज़ दी है। हमें कहता है a और b चाहिए मुझे, और ये दो जो है वो फंक्शन उसने बना दिए, तो मैं इसको जो है वो सोल्व करूँगा। सेम वही कंडीशन, वही काम, सारा कुछ। देखें मैं जल्दी जल्दी करता जाता हूँ, आपने इसको गौर से देख लेना है क्योंकि कोई चीज़ पेचीदगी है नहीं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ये b प्लस 5 सेम यही फंक्शन मैंने इधर भी लिख लेना है, प्लस b प्लस 5। ठीक है, अब चूंकि ये फंक्शन जो बना हुआ है इसके जो है g-1 आ जाएगा, x की जगह पे a-1 और प्लस b प्लस 5। ठीक है, तो ये तो वैसे ही रहा। जी तो वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो -a, ये माइनस का 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -a, इसको 1a भी लिखना है तो लिख सकते हैं -1a। ठीक है, वैसे 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, हर एक रकम के साथ जहाँ पे x लिखे हैं, कोई भी b लिखा है इसके साथ इधर 1 होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, ये 1x है, ये 1b है, लेकिन लिखते नहीं हैं। खैर इधर मैंने लिख लिया है, प्लस b प्लस 5।
ठीक है। अब गौर करें कि इधर g ऑफ -1 जो है वो इक्वल टू किसके है, 0 के। ठीक है, तो चाहें तो आप इधर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, वी नो दैट लिख सकते हैं कि g ऑफ -1 इक्वल टू 0 के है, या फिर आप डायरेक्ट इसकी जगह पे 0 -a प्लस b और प्लस 5 को उठा के इस साइड पे ले आएँ, या फिर कंडीशन इस तरह से कर लें कि ये सारी रकम उठा के इधर ले आएँ। ए भी इधर आया तो प्लस का हो गया, बी इधर आया माइनस का हो गया, और इक्वल टू में 5 इधर ही रहा तो वो प्लस का। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, बिल्कुल इजीली। इसमें आ जाए तो g2 पुट करेंगे वैल्यू a, और इधर लिखा मैंने 2 प्लस बी प्लस 5। ठीक है जी। अब g ऑफ 2 जो है ये देखें इक्वल टू किसके है, 10 के, तो इसकी जगह पे मैं 10 लिख दूंगा, और इधर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5। ठीक है, तो इस 5 को उठा के या फिर इस 10 को उठा के उधर ले जाएं, वैल्यू जो है हमारे पास ये प्लस की है, चलो ये प्लस की रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 2a प्लस बी। तो ये हो गया मेरे पास 5 इक्वल टू 2a प्लस बी। 10 में से 5 निकाल दिया। अब इसको तरतीब दे लें आप, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास जो है वो कंडीशन बन गई। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, बिल्कुल इजी। अब आप देखें इधर मेरे पास जो b है वो माइनस का है, इधर b प्लस का है, तो आया कि अगर मैं माइनस करूँगा तो ये जो माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी, तो क्वेश्चन जो है वो बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं अब इस दफ़ा जो स्टेटमेंट दूंगा वो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन की कंडीशन इक्वेशन को देखते हुए हमने प्लस करना है या माइनस करना है। तो मेरे पास है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, फिर इधर है a माइनस बी इक्वल टू 5। ठीक हो गया। तो ये देखें एक प्लस की है एक माइनस की, ख़त्म हो गई। अगर मैं साइन चेंज करता यानी सबट्रैक्ट करता, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो कोई चीज़ एक ख़त्म नहीं होनी थी। हमारा मकसद ये होता है कि ए या बी को ख़त्म किया जाए और बाकी वैल्यू जो है वो निकाली जाए। ठीक हो गया। इधर मेरे पास ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये 1a है, ये 2a है, तो 3a हो गया, और इक्वल टू 5 और 5 10 होगा। तो a इक्वल टू 10/3 जो है ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। इसको उठाएं, उठा के इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, इधर स्टेटमेंट दे सकते हैं आप, पुटिंग a इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a माइनस b इक्वल टू 5। a की जगह पे मैं लिखूँगा 10/3 माइनस b इक्वल टू 5। ठीक हो गया। इसको उठाएं, इस साइड पे ले आएँ, माइनस b इक्वल टू 5, ये इधर आके माइनस का 10/3 हो गया। ठीक है, तो ये गौर करें, तो ये हमारे पास एलसीएम लिया जा रहा है, फिर बटे में आ गई रकम, तो 3, ये 10 तो वैसे ही आएगा, तो ये मेरे पास 15 हो गया। ठीक है, तो 15 में से 10 निकाल दें, 5/3, इधर आ रहा है माइनस बी। अब जो b के साथ माइनस है इसको ख़त्म करके हम इसके साथ ले आएंगे, b इक्वल टू -5/3, या फिर इधर स्टेटमेंट दे दें मल्टीप्लाई बाई -1 ऑन बोथ साइड, क्योंकि b माइनस का नहीं होना चाहिए, b की तो वैल्यू चाहिए ना हमें। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है b आ जाएगा और ये मेरे पास a हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उसने हमें फंक्शन दिया f(x) 5x + 1, और ये कह रहा है कि ये जो f(x) है ना, ये इक्वल टू मेरे पास 32 है, तो देन फाइंड करेंगे आप x की वैल्यू, ये हमें कह रहा है। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन में हम जो है इसका क्या करेंगे, ये मेरे पास फंक्शन है, तो वी नो दैट f(x) इक्वल टू 32 है, तो इसकी जगह पे पुट कर दें 32 इक्वल टू 5x + 1। ठीक हो गया। सॉल्व करें, 1 उठा के इस साइड पे ले आएँ, तो मेरे पास 32 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 5x। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दें तो 31 इक्वल टू 5x।
इसको बाद में देखें 5x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाता है। 31/5 इक्वल टू x, तो यही मेरे पास जो है आंसर आ जाएगा। आप ये रख लें या फिर इसको डिवाइड करवा दें तो 6 पॉइंट कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से वो फंक्शन दे दिया और क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेम 4 और 5 की तरह ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम। वहाँ पे उसने हमें फंक्शन दे के वो कहता था a और b निकालें, यहाँ पे वो कह रहा है c और d निकालें। काम वही है टोटली। तो यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन है, मेरे पास f(x) इक्वल टू cx² प्लस d, ठीक हो गया। इधर भी आप देखें तो फंक्शन मेरे पास वही है cx² प्लस d, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पे x है वहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा इक्वल टू c1 का स्क्वायर प्लस d, ठीक हो गया। अभी हम जो है हमें पता है कि वैसे अगर आप लोग हिंट देना चाहते हैं तो वो दे भी सकते हैं कि ये चीज़ है मेरे पास जो f(1) है इक्वल टू 6 है, तो इसकी जगह पे आप 6 लिख दें इक्वल टू, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो ख़त्म हो जाएगा तो c प्लस d आ जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर आपने स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखना है तो दे सकते हैं स्टेटमेंट। अच्छा जी, f2 पुट करेंगे तो c यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस d, ठीक हो गया। तो चूँकि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप इसको ऐसे भी लिख के बता सकते हैं अगर वो एग्जामिनर परेशान ना हो। तो ये आ गया मेरा 10 इक्वल टू 2 2 आर 4 और माइनस, चूँकि पावर इवन है तो माइनस भी ख़त्म हो जाएगा तो 4c हो जाएगा प्लस d, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2 लगा लें आप, ठीक हो गया। अब इधर गौर करें कि प्लस का d है और प्लस का ही d है दोनों तरफ, दोनों इक्वेशंस में। तो मैंने बताया अगर एक माइनस में आ जाए एक प्लस में तो हमें ऐड करना है, अगर दोनों ही प्लस की आ गई है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो 1 वाली मैं ऊपर रखूँगा, बड़ी रकम है 4c प्लस d और 6 प्लस इक्वल टू c प्लस d, ठीक है। इसको चाहे आप तरतीब से लिख लें, ये पहले लिख लें, ये भी पहले लिख लें और इसको बाद में, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देखें साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट में, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, साइन चेंज हो गए सब के ही। और ये d और ये d कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकाल दे 3c इक्वल टू में ये भी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 निकाल दें 4, 3 उठा के इस साइड पे ले आएँ तो ओवर में चला जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो c का आंसर आ गया जो उसने हमसे मांगा था, ठीक है। अब हम जो है इसका निकाल लेते हैं d। तो d के लिए मैंने क्या चीज़ बताई है कि c को यहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन यानी यहाँ इक्वेशन 2 में या 1 में। तो मैं 1 में पुट कर लेता हूँ, इधर आप लिख सकते हैं पुटिंग c इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो c प्लस d इक्वल टू 6, c मेरे पास है 4/3 प्लस d इक्वल टू 6, ये उठा के उस साइड पे लेके जाएं तो d इक्वल टू 6 माइनस 4/3 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। अब इसका आप ले लें एलसीएम, ठीक है। इधर 4 आ गया और इधर 18 आ जाएगा। ये एलसीएम आप लोगों को लेने आता है, कुछ लेक्चर्स में मैंने समझाया भी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इधर जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एलसीएम नीचे वाली रकमों का लेना होता है, जैसे हम ऐसे करके लेते हैं, क्योंकि इधर अकेला 3 है तो इसलिए ये एलसीएम आ गया। बाद में क्या करना होता है, इसको इसके साथ डिवाइड करना होता है। एलसीएम ही बच्चों को बहुत मुश्किल से आता है। ये दोनों डिजिट डिवाइड होंगे, आंसर आएगा मेरे पास 1। इस 1 को आप ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह इसके नीचे है 1, जब 1 को 3 से डिवाइड करवाएं तो 3 आंसर आएगा। उस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करवा लें तो मेरे पास 22/3 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन जो था
7 वाला कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। इसका एक ही लेक्चर बना हमारा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।